ठीक है। और हम मोलर मास को किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं, इनके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। वी हैव लर्न इन द सेक्शन 2.4.3 कि हमें पता है वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का डिक्रीज हो जाता है जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे और सारी अब ये साथ साथ सॉल्युबिलिटी के साथ साथ और भी प्रॉपर्टीज होती हैं जो क्या होती है वेपर प्रेशर से रिलेटेड होती है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। एक तो पहला है कि जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। सेकंड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमारा क्या होता है उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है। एंड एवोल्यूशन इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, और जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट है, जैसे मान लो कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट डालेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 से और नीचे चला जाएगा, -4 या -3 इस तरह से हमारा चला जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 से अबव हो जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, ऑस्मोटिक जो प्रेशर है, जहाँ पे जो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को क्या करवाती है, फॉरवर्ड करवाती है, वो जो प्रेशर है उसमें भी क्या आ जाएंगे, चेंजेस आ जाएंगे। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टी है, जो ये जितनी भी प्रॉपर्टी हमने देखी है, 4 प्रॉपर्टी, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। उनके नेचर के ऊपर नहीं डिपेंड करती है, सारे के सारे प्रॉपर्टी उनके नंबर के ऊपर डिपेंड करती है, टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, और किसके रिस्पेक्ट में कितने पार्टिकल सॉल्यूशन के प्रेजेंट हैं। इस तरह की प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। कॉलिगेटिव का मतलब क्या है कि जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास सॉल्यूट के हैं विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन, उन नंबर्स के ऊपर डिपेंड करें उन प्रॉपर्टी, उन फिजिकल प्रॉपर्टीज को या उन केमिकल प्रॉपर्टीज को हम क्या कहेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहेंगे, ठीक है। तो हम इन्हीं प्रॉपर्टीज को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर की वजह से जो वेपर प्रेशर है, जब हम जो हमारा होता है सॉल्वेंट का, उसके अंदर किस तरह से डिक्रीमेंट आता है, ठीक है, वो हम यहाँ पे इसके अंदर स्टडी करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं वेपर प्रेशर है वो लेस हो जाता है देन प्योर सॉल्वेंट। अगर हमारा प्योर सॉल्वेंट है और उसके अंदर हम क्या मिला दें, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसके अंदर ऐड कर दे, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो राउल्ट्स ने क्या कहा था, राउल्ट्स ने क्या दिया था, एक रिलेशन स्टेबलाइज दिया था। उसने कहा था कि लोवरिंग और वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, कि जो सॉल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो लोवरिंग है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट ऑफ देयर आइडेंटिटी, उनकी जो आइडेंटिटी होता है उससे इंडिपेंडेंट होता है, कि वो सॉल्यूट पार्टिकल है वो कौन सा है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। और उसने क्या कहा था कि जो वेपर प्रेशर है, उसने एक रिलेशन स्टेबलाइज किया था मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के बीच में। वो रिलेशन आपका ये था कि P1 इज इक्वल्स टू X1 P1 नॉट, जहाँ पे X1 क्या था, मोल फ्रैक्शन हमारे पास, और P1 जो है वो क्या है, हमारे पास वेपर पार्शियल प्रेशर है सॉल्वेंट का, और ये जो है ये ट्रू वेपर प्रेशर है हमारे पास सॉल्वेंट का, ठीक है। और हमने इस इक्वेशन को, अगर हम देखना चाहते हैं कि कितना सॉल्वेंट का जो रिडक्शन है वेपर प्रेशर में हुआ, तो रिडक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट माइनस में P1। P1 नॉट की जो वैल्यू है, जो हमारी P1 नॉट की वैल्यू है, ओके, P1 नॉट की जो वैल्यू है वो हमारी P1 नॉट ही है, और P1 की जो वैल्यू है P1 नॉट X1 है, तो हम यहाँ से P1 ले लेंगे। P1 इज इक्वल्स टू डेल्टा P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट 1 माइनस में X1। अब हमें पता है 1 माइनस में X1 किसके बराबर होता है, X2 के बराबर होता है। जो ये इक्वेशन है वो रिड्यूस कैसे हो जाएगी हमारी, डेल्टा P1 इज इक्वल्स टू X2 P1 नोट। तो इस तरह से ये हमारी जो इक्वेशन है इस फॉर्म में रिड्यूस्ड हो जाएगी। अब हमें पता है कि सॉल्यूशन के अंदर जो भी हमारे पास गिवन सॉल्यूशन है जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो अगर हमें रिलेटिव लोवरिंग को रिप्रेजेंट करना है तो रिलेटिव लोवरिंग क्या होता है हमारे पास, हमें पता है रिलेटिव क्या होता है, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू।
इसी को हम रिलेटिव चेंज कहेंगे या रिलेटिव लोवरिंग कहेंगे। तो हमारे पास चेंज कितना हुआ, P1 नॉट माइनस में P1 डिवाइडेड बाय P1 नॉट इनिशियल वैल्यू इज इक्वल्स टू, अगर आप इसको देखें ये जो चेंज है ये किसके बराबर है हमारा x2 P1 नॉट के, और हम इसको जब T1 डिवाइड करें तो P1 नॉट से P1 नॉट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो ये एक तरह का आपका रिलेशन आ गया कि हमारी जो वेपर प्रेशर है उसमें किस तरह से वेरिएशन आते हैं। ठीक है, जो एक्सप्रेशन है ये इसको हम क्या कहते हैं, इस एक्सप्रेशन को जो लेफ्ट हैंड साइड में जो इक्वेशन आपको भी मेंशन हुई थी इसको हम कहते हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और हमें पता है मोल फ्रैक्शन जो है सॉल्यूट का वो कैसे लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन अगर मुझे सॉल्यूट का देना हो तो वो होता है हमारे पास, वो किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। अगर हम कहें N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और हमें पता है कि N2 N1 से ज़्यादा होता है, तो हम इस सिचुएशन को कुछ इस तरह से हम यहाँ पे N2 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और ये इक्वेशन जो है हमारी इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी, P1 नॉट माइनस में P1 डिवाइडेड बाय P1 नॉट इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1। ठीक है, और हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, अगर हम सॉल्वेंट की बात करें, मास ऑफ गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय गिवन मास ऑफ सॉल्यूट और मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। तो यहाँ पर W1 W2 क्या है, जो भी आपको मासेस गिवन होंगे किसी भी इक्वेशन के अंदर, और M1 M2 क्या है यहाँ पे, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। तो इस इक्वेशन से हम पता लगा सकते हैं कि किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट से की वजह से वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज हो रहा है। एक तरह का न्यूमेरिकल भी है जहाँ पे आपको क्या दे रखा है, टेम्परेचर किसी सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर दे रखा है, और उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, एक सॉलिड डाल दिया जिसका वेट कितना है 0.5 kg है, और एडिट किया है कितने 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन का मास कितना 78 है। तो वेपर प्रेशर आपको निकालना है, सो वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का वो कितना हो गया 0.84, यानी कि इससे वैल्यू चेंज हो गई है। ठीक है, 0.850 था और उसे कितना हो गया 0.845 बार हो गया। तो मोलर मास कितना होगा सब्सटेंस का, तो जो ये इक्वेशन थी हमारी ये वाली जो इक्वेशन है हमारी 2.28, इस इक्वेशन को हम यहाँ पे यूज करेंगे, इस वाली इक्वेशन को। तो इस वाली इक्वेशन को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे जो भी हमसे मास पूछा है, मास ऑफ द सॉलिड पार्टिकल, हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो है हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है हमारी इवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हमारा जो है अपनी स्टैंडर्ड वैल्यू से कैसे इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। जैसा कि चैप्टर 5 हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था कि वेपर प्रेशर है लिक्विड का, वो इंक्रीज होता है विद इंक्रीज द टेम्परेचर। जैसे से हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, क्योंकि हमें पता है प्रेशर जो है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट ले लें तो अगर हमें पता है इट बॉइल्स एट द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये उस पॉइंट पे हमारा कोई भी लिक्विड है वो कब बॉयल होता है, जब उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो। जैसे एग्जांपल है वाटर का जो है वो कब बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप कह सकते हो 373.15 केल्विन के। बिकॉज इस टेम्परेचर के ऊपर जो वेपर प्रेशर है पानी का वो कितना हो जाता है 1.013 बार, जिसको हम 1 एटमॉस्फेयर भी कह सकते हैं। और हमने और भी पढ़ा था लास्ट सेशन के अंदर कि वेपर प्रेशर है जो सॉल्वेंट का वो डिक्रीज हो जाता है जब नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट को ऐड करते हैं। तो जो फिगर थी हमारी 2.7 वो हमें डिपिक्ट कर रही थी, पिक्चर बता रही थी कि जो वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का वो किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का। इसी वजह से हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर जो है एक्वा सॉल्यूशन जैसे सुक्रोज का है वो क्या होता है लेस देन 1.013 बार एट 373.15 केल्विन।
ठीक है। जो वेपर प्रेशर होता है सुक्रोज का वो वाटर से क्या होता है, कम होता है। इन ऑर्डर टू मेक द सॉल्यूशन बॉयल, अगर हमें वो सॉल्यूशन को बॉयल करना है, अगर इसका वेपर प्रेशर क्या है, अगर 1.013 बार से राइज हो जाएगा तो टेम्परेचर भी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। ठीक है, यानी बॉइलिंग टेम्परेचर है जो प्योर सॉल्वेंट का वो भी राइज है। दस हम कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट जो है सॉल्यूशन का वो क्या हो जाता है, हायर देन दैट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यानी कि अगर हम प्योर सॉल्वेंट के अंदर, हमारे पास जो भी गिवन प्योर सॉल्वेंट है उसके अंदर हम क्या कर दे, हमारे पास कोई भी गिवन प्योर सॉल्वेंट है उसके अंदर हम किसी तरह का नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दे तो उसका जो वेपर प्रेशर, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है उसकी प्योर स्टेट के कंपैरिजन में। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर हम सिमिलर द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जैसे वेपर प्रेशर लो होता है, एवरेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ये जो जितना भी बॉइलिंग पॉइंट है जिसके अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि सॉल्यूट के पार्टिकल कितने हैं, और इसके ऊपर नहीं डिपेंड करता कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स का नेचर क्या है, नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे कि अगर मेरे पास सॉल्यूशन है 1 मोल सुक्रोज का 1000 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, तो वो बॉयल हो जाएगा 373.52 केल्विन के अंदर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे देखें आप, हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है 373.15 डिग्री केल्विन होता है, लेकिन यहाँ पे कितना हो गया 373.52 डिग्री केल्विन, यानी कि आप कह सकते हो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया है। तो ये इसी को एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे। मान लो ये एक हम इस ग्राफ को भी देख सकते हैं, या ये ग्राफ हमें इस तरह के वेरिएशन को भी शो कर रहा है। ये ग्राफ जो ले रखा है किसके बीच में ले रखा है, वेपर प्रेशर के बीच में ले रखा है और टेम्परेचर के बीच में। एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है, वाई एक्सिस में क्या है, वेपर प्रेशर है। ये जो है हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो है वेपर प्रेशर की वो कितनी है, 1 एटमॉस्फेयर यानी कि 1.013 बार के बराबर है। ठीक है, अब हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट जो है, ये बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का और ये बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का। ठीक है, और ये क्या है TB नॉट बॉइलिंग पॉइंट, और ये क्या है TB सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो कितना है हमारा डेल्टा TB है। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है TB नॉट बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। हमारे पास जो प्योर सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट है, TB इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और जो इंक्रीमेंट हुआ बॉइलिंग पॉइंट के अंदर वो कितना होगा हमारा TB माइनस TB नॉट। इसी को हम क्या कहेंगे, एवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट शो करता है कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है उनका बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन के। ठीक है, एक्सपेरिमेंट शो करते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो भी बॉइलिंग पॉइंट के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है वो उसके मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट आएगा। m क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, जैसे कि आपको मैंने डेफिनेशन दी थी मोलैलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है ये। और यहाँ पे जो kb है वो क्या है हमारा बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है, एक तरह का कांस्टेंट है जिसको हम कह सकते हैं मोलर एवोल्यूशन कांस्टेंट कह सकते हो। ठीक है, और आप कह सकते हो बॉइलिंग पॉइंट एवोल्यूशन कांस्टेंट भी बोल सकते हो। इसकी जो यूनिट है वो क्या होगी हमारे पास, केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, वैल्यू जो है kb की वो सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब कुछ गिवन सॉल्वेंट के लिए क्या है ये कॉमन है। अगर हम कह दें कि W2 इज द वेट ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मान लो कि हमारे पास किसी गिवन सॉल्वेंट का गिवन मास है W2 और उसका मोलर मास है M2, उसको हमने W1 सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया है और सॉल्यूशन की मोलैलिटी कितनी है, M है। तो हम मोलैलिटी का जो एक्सप्रेशन हमें पता है कितना होता है, W2 बाय M2 डिवाइडेड बाय W1 बाय 1000, इस तरह से हमारे पास मोलैलिटी आ जाएगी। तो हम यहाँ पे मोलैलिटी का ये जो फॉर्मूला है इस इक्वेशन के अंदर यूज करेंगे और हमारी जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में रिड्यूस्ड हो जाएगी। डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू में 1000 मल्टीप्लाई बाय W2,
W2 यहाँ पे क्या है हमारे पास, सॉल्यूट का मास, डिवाइडेड बाय M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, डिवाइडेड बाय W1 जो भी हमारे पास गिवन मास है सॉल्वेंट का। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अगर आपके पास किसी क्वेश्चन में मोलर मास सॉल्यूट का पूछा हुआ है और आपको उसके बॉइलिंग टेम्परेचर में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है ये अगर आपको गिवन है, तो आप क्या निकाल सकते हो, उसका मोलर मास निकाल सकते हो। ठीक है, और Kb की वैल्यू आपको स्पेशली वहाँ पे गिवन होगी, ये जो Kb है इसकी वैल्यू आपको वहाँ पे गिवन होगी किसी भी क्वेश्चन के अंदर। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है 2.7, इस एग्जाम्पल को देखते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास 18 ग्राम ग्लूकोज है, उसको हमने 1 kg ऑफ वाटर के अंदर सॉस पैन के अंदर डिजोल्व किया। एट व्हाट टेम्परेचर विल इट बॉयल एट 1.013 बार, किस टेम्परेचर के ऊपर ये बॉयल होगा। Kb की वैल्यू जो है वो कितनी आपके 0.52 है। तो सबसे पहले मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स हम कितने निकालेंगे, कितना है 0.1, और नंबर ऑफ जो वेट है सॉल्वेंट का वो कितना दे रखा है 1 kg दे रखा है। तो मोलैलिटी कितनी हो जाएगी हमारी 0.1 डिवाइडेड बाय 1 kg, तो 0.1 ही आएगी। अब हमें पता है कि जो होता है चेंज इन टेम्परेचर जो होता है वो क्या होगा, Kb इंटू में M। Kb की वैल्यू कितनी है 0.52 और M की वैल्यू कितनी है 0.1, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0.052 केल्विन आ जाएगा। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो जो भी आपके पास, मतलब इसने पूछा था किस टेम्परेचर के ऊपर बॉयल होगा, तो आपके पास चेंज हो गया टेम्परेचर का। इनिशियल टेम्परेचर कितना है आपका 1.013 और 373.15 केल्विन पे बॉयल होता है वाटर। तो इंक्रीमेंट जो भी है उसको ऐड कर दोगे तो आपके पास वो टेम्परेचर आएगा जहाँ पे वो बॉयल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है ये 2.8, इस एग्जाम्पल को देखते हैं। क्या कह रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन when 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। हमने इतने ग्राम को सॉल्यूट को इतने ग्राम सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया, बॉइलिंग पॉइंट है यहाँ तक राइज हो गया, और मोलर मास जो है आपको वो कैलकुलेट करना है। Kb फॉर बेंजीन की वैल्यू गिवन है। तो सिमिलरली जो हमारी इक्वेशन ऊपर थी उसके अंदर हम वैल्यू यूज करेंगे। हमें पता है M2 क्या होता है, यहाँ चेंज कितना हो रहा है, आप क्या करोगे, जो भी टेम्परेचर की रेंज है इस वाली को इसमें, इस वाली को में से इस वाली को माइनस कर दोगे तो आपके पास चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा जो कितना आएगा 0.88। जो मास है सॉल्वेंट का वो कितना है 90, मास जो सॉल्यूट का है वो कितना है दिस, और यहाँ पे हम क्या लेंगे 1000 लेंगे क्योंकि इसको हम चेंज करेंगे किलोग्राम के अंदर क्योंकि ग्राम में दे रखा है हमारे पास मास। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास Kb की वैल्यू आ जाएगी, Kb की वैल्यू हमें गिवन है और यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे जो किससे रिलेटेड है, एवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो हमारा लो हो जाता है। तो किस तरह से हम उसके बारे में, अगर मान लो कि मेरे पास कोई गिवन सॉल्वेंट है उसका अगर फ्रीजिंग पॉइंट लो हो रहा है तो हम किस तरह से उसको हम मेज़र कर सकते हैं। अब हमें पता है लोवरिंग जो है वेपर प्रेशर, उसकी वजह से क्या हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट भी लोअर हो जाता है एज कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट। और जैसे कि हम जानते हैं सॉलिड फेज जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में आता है लिक्विड फेज के साथ। दस फ्रीजिंग पॉइंट में बी डिफाइंड एज अ टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए सब्सटेंस इन लिक्विड फेज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर इन इट्स सॉलिड फेज। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो पॉइंट है जहाँ पर जो वेपर प्रेशर है हमारा लिक्विड फेज का वो किसके बराबर है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज। तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, उस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। सॉल्यूशन जो है वो फ्रीज कब होता है, जब उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड सॉल्वेंट। जब सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर लिक्विड फॉर्म का वेपर प्रेशर हो जाता है तब हम क्या कहेंगे, सब्सटेंस उस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, हमारा बॉयल होगा। राउल्ट्स ने कहा था कि जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉलिड को ऐड करते हैं सॉल्वेंट के अंदर तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है और इट वुड बी इक्वल टू द सॉलिड सॉल्वेंट एट लोअर टेम्परेचर। और ये लोअर टेम्परेचर में किसके बराबर हो जाता है, हमारे सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर होता है। इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, हमारा फ्रीजिंग पॉइंट भी वहाँ पे डिक्रीज होगा। ठीक है, आप इस ग्राफ से समझ सकते हो इसको। ये ग्राफ आपको दे रखा है वेपर प्रेशर के बीच में, ये और दूसरा हमें दे रखा है टेम्परेचर के बीच में। तो
तो मान लो कि ये हमारे पास लिक्विड सॉल्वेंट का है, ये जो कर्व है ये वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्वेंट की है, ये वेपर प्रेशर क्या है सॉल्यूशन का है। तो आप देख सकते हो सॉल्वेंट के लिए अबव है, सॉल्यूशन के नीचे है। तो सॉल्यूशन के लिए ये कर्व नीचे आने का मतलब क्या है कि जब प्योर था तब तो हाई था फ्रीजिंग पॉइंट, और अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, लो हो गया। तो पहला जो था फ्रीजिंग पॉइंट वो कितना था हमारा, ये डेल्टा नॉट टी एफ, और ये वाला डेल्टा नॉट टी एफ। और अब जब हम इस अंदर सॉल्यूट डाल दें तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो कहाँ तक इंक्रीज हो गया, डेल्टा टी एफ तक इंक्रीज हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक चेंज कितना आया हमारे पास, डेल्टा टी एफ चेंज आया। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे टी एफ नॉट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। टी एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और डेल्टा टी एफ का मतलब क्या है, इनके अंदर जो भी हमारे पास डिप्रेशन जो आ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर वो है ये हमारे पास। तो सेम हमें पता है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो मोलैरिटी के ऊपर प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका मतलब डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैरिटी। हम प्रोपोर्शनली साइन हटाएंगे तो यहाँ कॉन्स्टेंट आएगा के एफ, जिसको हम क्या कहेंगे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट भी कह सकते हो, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोल सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं हम इसे यहाँ पे, ठीक है। केएफ की जो यूनिट है वो क्या होगी कि केल्विन किलोग्राम पर मोल। केएफ की वैल्यू भी क्या होती है, कॉमन होती है कुछ सॉल्वेंट के लिए। हम टेबल 2.3 में इसकी वैल्यू दे रखी है हमने। अगर हम मान लें कि W2 वही W2 क्या है हमारे पास वेट है सॉल्यूट का, M1 क्या है, M2 क्या है मोलर मास है सॉल्यूट का, और W1 क्या है हमारे पास सॉल्वेंट का मास है। और तो हमारे पास मोलैलिटी क्या होगी, मोलैलिटी होगी W2 बाय M2 डिवाइडेड बाय W1 बाय 1000, जो कि हम पता हम 1 मोल में हमेशा 1000 की बात करते हैं। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ से हम एम को इधर ले आएंगे, डेल्टा टी एफ को इधर ले आएंगे। तो ये हमारी इक्वेशन में दी हुई है। तो हम किसी भी गिवन सॉल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं अगर हमें W2, W1 और डेल्टा टी एफ की वैल्यू अगर हमें पता हो, और कॉन्स्टेंट जो है यहाँ पे के एफ उसकी वैल्यू पता हो। समटाइम्स क्या होता है अगर आप इन दोनों को इक्वेट करें, जो के एफ और के बी है, अगर हम इन दोनों की वैल्यू देखें तो इन दोनों की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड होती है, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो हमने ले रखा है जिसके अंदर हम सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं, उन दोनों के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, आपका के एफ की वैल्यू, ठीक है। के एफ की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करती है। के एफ की वैल्यू क्या होगी अगर हम इसको निकालें, के एफ की जो वैल्यू होती है वो होती है RM1 TF स्क्वायर 1000 डेल्टा फ्यूजन H, फ्यूजन यानी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। के बी की वैल्यू होती है R मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट TB स्क्वायर यानी बॉइलिंग टेम्परेचर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इनटू डेल्टा वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होती है। तो R और M यहाँ पे क्या है, R यहाँ गैस कांस्टेंट है, M इज द मोलर मास है, TF फ्रीजिंग पॉइंट है, TB बॉइलिंग पॉइंट है, और डेल्टा फ्यूज़न और डेल्टा वेपराइजेशन H क्या है, यहाँ एंथैल्पीज है फ्यूज़न और वेपराइजेशन की। तो यहाँ पे आपके पास कुछ के बी और के एफ की वैल्यू गिवन है इस टेबल के अंदर, इसमें से हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ न्यूमेरिकल है आपके पास, कुछ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है आपका ये 2.9, ये क्या कह रहा है 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल को हमने मिक्स किया 1600 वाटर के अंदर, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। तो हमें पता है फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो किसके, उसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर। और हमें पता है कि मोल्स कितना मोल्स कैसे निकालेंगे हम, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। हमें पता है इथाइलिन ग्लाइकोल का मास कितना होता है 62 होता है, तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे। हम मास निकाल देंगे वाटर का, 1 किलोग्राम के अंदर 0.6 आ जाएगा। हम मोलैलिटी निकाल देंगे, और हमें पता है मोलैलिटी क्या होती है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना होगा हमारा, के एफ
N2 में जो भी मोलैलिटी है, और हम यहाँ पे देखेंगे वाटर के लिए, वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है, तो वाटर के लिए हम KF की वैल्यू देखेंगे। और अगर हम इस टेबल में देखें तो वाटर के लिए हमारे पास KF की वैल्यू कितनी है 1.86, तो हम इस वैल्यू को यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। इस वैल्यू को जब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे 1.86 मल्टीप्लाई बाय 1.2, ठीक है। हम क्या करेंगे 1.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो लगभग 2.2 आ जाएगा, ठीक है। तो और हमें पता है फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, तो आप क्या करोगे, ये जो भी गिवन टेम्परेचर है आपके पास इनिशियल, उसमें से इसको माइनस कर दोगे, आपका फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। सिमिलरली एग्जांपल है आपका 1.10, क्या है 1 ग्राम आपके नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को हमने 50 ग्राम ऑफ बेंजीन के अंदर डिजोल्व किया, उसने लोवरिंग कर दिया है फ्रीजिंग पॉइंट को कितना 0.4 से, तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे मोलर मास निकालना है, और आपको डिप्रेशन कांस्टेंट भी दे रखा है, तो हम इस वैल्यू को पुट करके यहाँ पे जो इक्वेशन है हमारी उससे हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।